तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण अंग केंद्रक के स्ट्रक्चर कि इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं और उनका काम क्या है। ये इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पोर्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये केंद्रक जो होता है प्रत्येक कोशिका के अंदर एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है या कहीं कहीं अंडाकार या बेलनाकार या अलग अलग पैटर्न में आपको देखने को मिल सकता है ये केंद्रक। इस केंद्रक की बात करें तो केंद्रक जो होता है कोशिका के अंदर सभी उपापचयी क्रियाओं का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, या ये सभी कोशिकांगों को, इवन अंगों को या उनके अंदर होने वाली क्रियाओं को निर्देशन देता है। इसलिए इस केंद्रक को हम क्या बोल देते हैं तो डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। तो कोशिका का डायरेक्टर ऑफ द सेल पूछे तो केंद्रक होगा, कोशिका का ब्रेन पूछेगा, इवन न्यूक्लियस यानी बोले तो दिमाग, वो भी क्या होगा, केंद्रक होगा। अगर हम केंद्रक की बात करें तो लगभग ये सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ कोशिका ऐसे भी हैं जिनमें केंद्रक एब्सेंट होता है। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा फ्लोएम ऊतक, तो फ्लोएम ऊतक जो होता है प्लांट में होता है, उनमें एक चालनी नलिकाएं होती है जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है। या हमारे शरीर के अंदर देखिएगा तो हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है उस आरबीसी के अंदर भी क्या नहीं होता है तो केंद्रक नहीं होता है। इसके अलावा एक कोशिकीय शैवाल होता है जिसका नाम क्लैडोफोरा है, उसके अंदर भी एक केंद्रक एब्सेंट होता है। अगर इस केंद्रक की बात करें तो इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक के जो दादा थे ना, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1831 में किया था। कब किया था? 1831 में। अब देखिए, हम ना केंद्रक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो केंद्रक का अध्ययन करना कैरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। तो हम इस सेशन में तो यही करेंगे कैरियोलॉजी के बारे में। अब हम चलते हैं केंद्रक के अंदर जो भी महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, केंद्रक जो होता है एक द्विस्तरीय आवरण से घिरा होता है जिसको हम केंद्रक आवरण बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक सबसे बाहर आपको ब्लैक कलर से दिख रहा होगा, एक अंदर की तरफ ब्लैक कलर से लाइन दिख रहा होगा। तो सबसे बाहर वाले केंद्रक के आवरण को बाह्य केंद्रकीय आवरण या एक्सोन्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर की तरफ जो केंद्रकीय आवरण है उसको अंतः केंद्रकीय आवरण कहते हैं। और बाह्य और अंतः केंद्रकीय आवरण के बीच में जो खाली स्थान है जिसको हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर से भर दिया है, उस खाली स्थान को हम बोल देते हैं अंतः केंद्रकीय अवकाश या केंद्रकीय अवकाश बोल देते हैं। अब गौर से देखिएगा इसमें डायग्राम को। ये जो बाहर की तरफ जो बाह्य केंद्रकीय आवरण है, यहाँ पे देखिएगा, ये बाहर की तरफ जो बाह्य केंद्रकीय आवरण है ये फोल्ड होकर बाहर की तरफ फोल्ड होकर, यहाँ पे देखिएगा बाहर की तरफ फोल्ड होकर एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया है। ये पोर्शन इस पोर्शन को हम बोलते हैं अंतः प्रद्रव्यी जालिका या ईआर। तो ईआर जो है ये किसका ट्रांसफॉर्मिंग रूप होता है? तो ये होता है बाह्य केंद्रकीय आवरण का ट्रांसफॉर्मिंग रूप। अब ईआर जो है ना, ईआर, इसके बारे में हमने इसके ऊपर फुल्ली डिटेल में स्ट्रक्चर्ड वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक ना। ईआर जो होता है, अब इसी ईआर को देखिएगा तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे पिंक कलर से कुछ डॉट स्ट्रक्चर बना दिया है। डॉट इधर भी देखिएगा, तो ये जो डॉट वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। याद रख लीजिएगा कि अंतः प्रद्रव्यी जालिका किसका रूपांतरित रूप होता है? तो केंद्रक के बाह्य आवरण का ये ट्रांसफॉर्मिंग रूप होता है। अब देखिए, इस केंद्रक के बीच में ना आपको तरल गाढ़ा द्रव्य मिलेगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव, या इसको न्यूक्लियोप्लाज्मा, या फिर इसको हम कैरियोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। कैरियो शब्द केंद्रक से आया हुआ है, और केंद्रक के अंदर जो द्रव या प्लाज्मा मिलता है उसको मिला के हम बोल देते हैं कैरियोप्लाज्मा। तो कैरियोप्लाज्मा जो है ना, इसके अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा इसी के अंदर डीएनए या आरएनए होता है। इसके अलावा कैल्शियम आयन होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, फास्फोरस के आयन होते हैं इस केंद्रक द्रव के अंदर यानी कैरियोप्लाज्मा के अंदर। उसके बाद देखिएगा तो इसी कैरियोप्लाज्मा या केंद्रक के बीच में आपको जाल जैसा स्ट्रक्चर ब्लैक कलर से दिख रहा होगा। इस जाल जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन दो प्रकार का होता है, इसमें ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्रोमेटिन का जो मोटाई है ना थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर क्रोमेटिन की मोटाई क्या है? ज़्यादा है। यहाँ भी क्रोमेटिन की मोटाई क्या है? ज़्यादा है, जो सबसे अलग दिख रहा है। तो इस क्रोमेटिन के अंदर जो सबसे अलग दिखने वाला क्रोमेटिन है ना, मोटा सा, उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। लेकिन आपको सब जगह ना एक जैसा भी दिख रहा होगा, कहीं कहीं समान स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, तो उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के दो प्रकार, जो अलग दिखने वाला होगा मोटा उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं,
और जो सेम सेम दिखने वाला होगा उसको यूक्रोमेटिन बोल देते हैं। अब कहिएगा सर केंद्रक के अंदर तो गुणसूत्र होता है, ये क्रोमेटिन कहाँ से आ गया? तो याद रखिएगा एक बात हम आपको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पहले नहीं होता है। ये केंद्रक का जब विभाजन होता है ना, या कोशिका का जब विभाजन होता है, सेल डिवीजन जब होता है, उस समय यही क्रोमेटिन संघनित होकर पहले बनाते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिन संघनित होकर बनाते हैं क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड जो होता है वो संघनित होकर बना देता है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कब आएगा? जब केंद्रक का विभाजन होगा, यानी इंटरफेज की अवस्था में केंद्रक के अंदर ये क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र बना देते हैं। तो याद रखिएगा कि क्रोमेटिन जो होता है क्रोमेटिड पहले बनेगा, उसके बाद बनेगा गुणसूत्र, ठीक ना। तो इस वजह से इसमें गुणसूत्र नहीं दिखाई देता है, जो कि क्रोमेटिन के रूप में रहता है। दो प्रकार का हेटेरो और यूक्रोमेटिन, अलग हेटेरो होता है और सेम यूक्रोमेटिन होता है। उसके बाद अंदर की तरफ दिखिएगा तो इसमें आपको एक और महत्वपूर्ण अंग दिख रहा होगा गोलाकार, जो केंद्रक के समान होता है। इसको केंद्रिका या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रक जैसा दिखने वाला जो अंग है उसको हम केंद्रिका बोलते हैं। सर इसका काम क्या है? तो देखिए इसका भी महत्वपूर्ण काम है। जनरली केंद्रिका जो होता है ये आरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। जिसमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं समझा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन हाई वाला छोड़ के मत भागिए, अभी इसको कंप्लीट करके तब टीआरएनए या ईआर का स्ट्रक्चर देखिएगा, आगे समझिएगा। तो केंद्रिका या न्यूक्लियोलस जो है ये आरएनए का निर्माण करता है। इसके अलावा राइबोसोम का भी निर्माण यही करता है। अब ईआर जो है, ये वाला ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको पिंक कलर से डॉट जो दिखा रहा है ना, ये वाला, इसको हमने क्या बोला था? पिंक कलर के स्ट्रक्चर को राइबोसोम बोला था। इस राइबोसोम का निर्माण यही बेचारा करता है। कौन? तो केंद्रिका करता है। तो आरएनए का निर्माण यही करेगा केंद्रिका, या फिर बोलो तो अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम का भी निर्माण कौन करेगा? तो यही करेगा, जिसका नाम केंद्रिका है। इसके अलावा इस केंद्रक के अंदर जो प्रोटीन हमने बोला था ना शुरू में कि हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और प्रोटीन जो होता है, इसका भी निर्माण केंद्रिका ही करता है। तो केंद्रिका के 3 काम, आरएनए का निर्माण करना, राइबोसोम का निर्माण करना और प्रोटीन का निर्माण करना। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, ये केंद्रक आवरण जो है, इस केंद्रक आवरण के बीच में कहीं कहीं गैप आपको दिख रहा होगा। इस गैप को हम पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर, जिसके द्वारा किसी पदार्थों का आवागमन होता है, यानी इसके अंदर की चीज़ें बाहर जाती है या बाहर की चीज़ें अंदर की तरफ आती है। तो ये था सिंपल और स्वीट सा केंद्रक के स्ट्रक्चर और उनके काम। आई होप आपको ये वीडियो फुल्ली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ऐसे ही बायोलॉजी के और भी डायग्राम को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो इसके साथ अब मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।